रिसेंटली बायजूस के साथ जो हुआ है उससे लोग सोचते हैं कि एजुकेशन टेक एक फ्रॉड है और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बनने जा रहा है एड्यूनाचल। इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अपने पड़ोसी के चक्कर में उन्होंने कभी एजुकेशन पे इस तरह से फोकस नहीं किया कि एक इंडियन को वाइज बनाया जाए, एक नॉलेजेबल बनाया जाए, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाए। उन्होंने बस एक नौकर ढूंढा और उसी हिसाब से उन्होंने अपना मॉडल डिज़ाइन किया। दो तरह का इंडिया है। एक वो इंडिया है जो बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े घरों में रहता है। बड़ा तबका है जो मजदूरी कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है। क्योंकि मुझे लगा कि आई कैन डू समथिंग बेटर देन गवर्नमेंट जॉब्स, और मैं फेल हो गया। कुछ दिन के लिए डिप्रेशन का भी शिकार में था। अभी पिछले 3 साल की जर्नी की मैं बताऊं तो हम लोगों ने 2000 प्लस स्टूडेंट्स को हेल्प किया उनको ड्रीम जॉब हासिल करने में। बच्चे जो है डम होते हैं या कोई बच्चा कमज़ोर है ना अपने स्टडीज़ में, तो उसका जिम्मेदार टीचर है। अगर मुझे आज मैथ्स बहुत टफ लगता है तो कहीं ना कहीं बचपन में मैथ्स का टीचर मुझे अच्छा नहीं मिला था। टीचर इज़ नॉट अ टीचर, इज़ अ एक्टर। बस स्टूडेंट चाहता है कैसे भी टाइम ओवर हो जाए, बस अटेंडेंस लग जाए, हम चला जाए। पैसे से बेहतर मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया पर ड्रामा ज़्यादा होता है, रिजल्ट कम मिलता है, जिसकी वजह से जो ज़िंदगी ख़राब होती है ना, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होती है और मेंटल प्रेशर में चला जाता है, मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। कि इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड और एवरी 6th इंडियन इज़ अंडर डिप्रेशन। इस साल 50% बच्चे कम हो गए कोटा में। सिगरेट पीते हैं बच्चे, उनको लिविंग में भी रहना है कि अब क्राउड में है लेकिन तनहा है। कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे चीज़ों में बच्चे ट्रैप हो रहे हैं। बच्चों को भी पता ही नहीं है कि लाइफ में उनके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। एक लड़की बिल्कुल लोकल डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ कैपिटल सिटी में आई थी, ईटानगर में। उसने एडमिशन लिया था हमारे यहाँ और क्लासेस कर रही थी और कुछ वो ट्रैप में फंस गई। आज के ज़माने में प्राइवेसी जस्ट अ मिथ। पापा या मम्मी मैं आज घर वापस नहीं आऊँगी। एक बेटा चाहता अपने बाप से कुछ कहना ना, डरता है। नौकरी करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी फैमिली चला सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, एक लिमिटेड सैलरी आएगी, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इंडिया 2 लोग चलाते हैं। आज मुस्लिम समाज में जो प्रॉब्लम्स है ना, गरीबी बहुत ज़्यादा है। आप जाके देखिए कि अगर कम्युनिटी वाइज आप देखेंगे ना, लिटरेसी रेट सबसे कम मुस्लिम में है। हमारे यहाँ बच्चे कमज़ोर क्यों होते हैं? उनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है उनको। हाय दिस में के और हम आ गए हैं पिवट पॉइंट के एक और नए एपिसोड के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, स्पेशली एजुकेशन टेक। एजुकेशन टेक मीन्स बहुत सारी कंपनीज इंडिया में एजुकेशन के लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा काम कर रही है, बट रिसेंटली बायजूस के साथ जो हुआ है उससे लोग सोचते हैं कि एजुकेशन टेक एक टाइप का फ्रॉड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जितनी भी कंपनीज हैं जो एजुकेशन टेक में काम कर रही हैं, वो कंपनीज के साथ जो भी कंपनी एजुकेशन टेक में काम कर रही हैं वो बिजनेस तो साथ में कर ही रही हैं, बट वो बच्चों की हेल्प भी करती हैं। बट ये सारा काम मेट्रो सिटी के अंदर हो रहा है। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी कंपनी का नाम एड्यूनाचल है और वो उनके फाउंडर शमशाद आलम जी, जो खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। 5 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्होंने ऐसे लोगों को टारगेट करना स्टार्ट करा है और ऐसी एजुकेशन फैला रहे हैं जो अफोर्डेबल है। और आज उनसे इसी बारे में चर्चा होगी कि कैसे वो स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, टीचर्स की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और पता करेंगे कि एड्यूनाचल कैसे स्टूडेंट को सपोर्ट कर रही है और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बनने जा रहा है एड्यूनाचल। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर शमशाद आलम जी का। तो शमशाद आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पिवट पॉइंट के 19 एपिसोड में। थैंक यू सो मच कपिल जी। सो मैं पहला क्वेश्चन आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंसान को सोचने समझने की सलाहियत पैदा करता है, सही और गलत में फ़र्क करने का तमीज़ सिखाता है और एक इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते दिखाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो एजुकेशन इंसान को एक माइंडसेट ऐसा डेवलप कर देता है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे प्रॉब्लम्स आएँ तो उसे हम कैसे हल करके हम आगे बढ़ें और एक दूसरे के साथ मिल करके इस समाज को हम कैसे बेहतर बनाएं। एजुकेशन का मेन पर्पस मेरे हिसाब से यही होता है। तो शमशाद आलम जी, आप बहुत यंग हैं, एक यंग एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हैं। डेफिनेटली एजुकेशन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इस प्रॉब्लम को ही क्यों सेलेक्ट करा? इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? व्हाई यू हिटिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया?
किसी भी समाज का अगर डेवलपमेंट का बेस देखें तो वह है एजुकेशन। हम्म, जिस कंट्री का या जिस सोसाइटी का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है वो समाज आगे बढ़ता है, वो कंट्री डेवलप्ड है। आज हमारी पूरी दुनिया ना दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक है डेवलप्ड कंट्री, एक है डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप्ड हैं उनके डेवलपमेंट के पीछे का राज क्या है, वो है एजुकेशन सिस्टम। उनका एजुकेशन का बेस बहुत मजबूत है, उन्होंने बेसिक चीज़ों पे बहुत फोकस किया है, इस वजह से डेवलप्ड हैं। जब हम अपनी कंट्री में देखते हैं, जिस तरह से मैं खुद एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम्म, हमने आसपास के लोगों की जो हालत देखी है कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी है, एजुकेशन का लेवल बहुत लो है। हम्म, और ज़्यादातर जो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का जो मेन कारण मुझे दिखता है वह है एजुकेशन। हम्म, कि अगर एक इंसान को सही टाइम पे सही एजुकेशन, सही गाइडेंस अगर मिल जाए तो ज़िंदगी के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का हल निकल जाता है। हम्म, लेकिन एजुकेशन की कमी होने की वजह से उनके अंदर सही तरीके से सोचने समझने की सलाहियत कम होती है, हम्म, और छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी का जो बेनिफिट है उनसे उन्हें मिल नहीं पाता, हम्म, और अपने पड़ोसी के चक्कर में, तो स्मॉल स्मॉल चीज़ों के चक्कर में है कि अपनी ज़िंदगी की जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो ख़त्म कर जाते हैं। हम्म, तो मुझे भी लगता है कि अगर हम एक कंट्री में, ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ, जो किसी ज़माने में दुनिया की सबसे डेवलप कंट्री हुआ करता था, इंडिया की अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो वेल्थिस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड था। लेकिन आज हम इस ज़माने में इस नतीजे पे हम क्यों पहुँचे हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स, हम्म, एजुकेशन सिस्टम में चैलेंजेस, और उसके एक अपनी हिस्टोरिकल रीजंस हैं। कि अगर हम एशियन टाइम में देखें या मेडिवल टाइम या मॉडर्न टाइम में, तो मॉडर्न हमारे लिए बहुत करीब है। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम में लॉर्ड मैकॉले ने जो एक एजुकेशन मॉडल डिज़ाइन किया था, जिसका पर्पज़ ये था कि हमें ऐसे इंडियंस को तैयार करना है जो हमारे कंपनीज़ में काम कर सकें। हमें क्लर्क चाहिए, हमें वर्कर्स चाहिए जो हमारे ऑफिसेज़ में हमारे ऑफिस बॉय बन के काम करें, हमारे नीचे मजदूरी करें। उन्होंने कभी एजुकेशन पे इस तरह से फोकस नहीं किया कि एक इंडियन को वाइज बनाया जाए, एक नॉलेजेबल बनाया जाए, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाए। उन्होंने बस एक नौकर ढूंढा और उसी हिसाब से उन्होंने अपना मॉडल डिज़ाइन किया। तो आज़ादी के बाद भी हमने बहुत सारे सेम पैटर्न को ही फॉलो किया। तो आज हमारे आज़ादी का 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे कंट्री के मेजर मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इन सब के पीछे जो कारण हमें दिखता है वह है एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम तो मुझे समझ आएगी, बट मुझे ये पर्पस पता करना है कि आपने ये एजुकेशन का सिस्टम ही क्यों चुना एज ए एंटरप्रेन्योर, जो आपने ये चूज करा, क्या इसके पीछे कोई कहानी है आपकी पर्सनल? एजुकेशन के पीछे मेन कहानी ये है कि जब बेसिकली मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वह मैं बिहार के, नॉर्थ बिहार के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, सारण से। तो वहाँ भी जो मैंने देखा आसपास में, जो तरक्की याफ्ता लोग थे, जो डेवलप्ड लोग हैं, जो अच्छी सैलरी, पैसे कमा रहे हैं, जो अच्छे पोस्ट पे हैं हम्म, और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद से मैं लखनऊ गया, मैंने वहाँ अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी। वहाँ भी जो मैंने देखा कि लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव हैं, 2 तरह का इंडिया है। एक वो इंडिया है जो पढ़ा लिखा है, हम्म, बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े घरों में रहता है, एक हाई लेवल पे जॉब करता है, दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ उसकी ज़िंदगी में है। हम्म, जब मैं दिल्ली में आया तो यहाँ भी देखा कि यहाँ पे एक बड़ा तबका है जो मज़दूरी कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है। हम्म। लेकिन एक वो तबका है जो बड़ा खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। आप दिल्ली क्या करने आए थे? मैंने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आया था, ठीक है? ओके। तो अपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके मैंने स्कूलिंग लखनऊ से की। हम्म, मदरसा एजुकेशन सिस्टम से मेरा स्कूलिंग है। फिर मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मैंने अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की। तो मैंने देखा कि जो एक बड़ा तबका जो सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर रहा है, उसके पीछे एक ही चीज़ है, वह है एजुकेशन। हम्म, अच्छी डिग्री, अच्छा माहौल, अच्छे गाइडेंस और अच्छे एनवायरनमेंट, ये हम्म, सब चीज़ें अगर एक इंसान को मिल जाती है तो वो इंसान आगे बढ़ जाता है। हम्म, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी फैसिलिटीज़ एक छोटे से तबके को क्यों मिल रहा है? हम्म, हम क्यों ना ये सारी फैसिलिटीज़, अच्छी ज़िंदगी एक बड़े तबके को दे सकें? हम्म, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सारी बातें उन तक पहुँचाई जाए हम्म, जो एक स्ट्रगल कर रहा है, मज़दूरी कर रहा है, परेशान हाल है, हम्म। और उसका हल एक ही है, वह है एजुकेशन। ओके, तो आपका जो मॉडल है, आपकी कंपनी का जो मॉडल है, वो ऑनलाइन ही है या ऑफलाइन भी है, या कैसा है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमारा मॉडल ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों है। बेसिकली हमारी जर्नी की शुरुआत हुई एडटेक कंपनी में ड्यूरिंग कोविड-19।
ये एक अपॉर्चुनिटी था कि कोविड-19 से पहले मैं दिल्ली में था और असल ट्रेडिशनली मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट किया। ओके। लेकिन इन बिटवीन मेरा माइंड चेंज हो गया हम्म। क्योंकि मुझे लगा कि आई कैन डू समथिंग बेटर देन गवर्नमेंट जॉब्स। हम्म। तो फिर हमने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट भी किया और मैं फेल हो गया। रीज़न ये था कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी, अच्छा टीम नहीं था, हमने बिजनेस का मॉडल पे अच्छे से काम नहीं किया। तो पैसा कैसे आएगा कुछ पता नहीं था, फेल हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया था मैं, कुछ दिन के लिए डिप्रेशन का भी शिकार में था। फिर उसके बाद से इससे बाहर निकल के फिर मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया और कोविड-19 से पहले मुझे एक इनविटेशन आया था ईटानगर से टू डिलीवर अ लेक्चर टू द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। ओके। तो मैं वहाँ गया था, मेरा 1 वीक का शेड्यूल था। इसी बीच कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया और 2 महीने तक आई स्टक इन अरुणाचल प्रदेश। ओके। फिर मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उस टाइम में एक ही ऑप्शन अवेलेबल था कि ऑनलाइन में हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं एजुकेशनली। मेरे पास क्या बेस्ट ऑप्शन है, मुझे एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पढ़ना पढ़ाना आता है और लोगों को टॉप लेवल के जॉब्स में भेजने का तरीका क्या है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करना। तो मैंने देखा कि वहाँ अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम्स निकाल रखे हैं बच्चों के लिए, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो रहा था स्टेट का। लॉकडाउन की वजह से बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो हमने ट्रायल के तौर पे कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और वो कुछ ही दिन में हिट कर गया। मैंने देखा कि स्टूडेंट्स एकदम बिल्कुल एक दिन में 200 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, ओके। मतलब तो कि आपको ज्वाइन करने का। फिर आप हमने उसको जर्नी को आगे बढ़ाया और ओके। फिर वो मल्टीप्लाई होती चली गई। सो अभी आपको कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बट यू आर सपोर्टिंग बाय ऑनलाइन मल्टीपल प्लेटफॉर्म के थ्रू? नहीं, हमारे पास खुद का अपना प्लेटफ़ॉर्म है, एडुनाचल के प्रॉपर एक वेबसाइट है और ओके। हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बहुत एक्टिव हैं, हम्म। जो हम लोग सारे यूज़ कर रहे हैं। और अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस ऑफ़लाइन क्लासेस दोनों चल रही है, तो ऑनलाइन क्लास का मॉडल हमारा थोड़ा डिफरेंट है। जो अब जो ये बड़े एडटेक कंपनीज़ हैं, जैसे बैजूस या अनअकैडमी या फिर फीस वाला कर रहे हैं, इनका अप्रोच जनरलाइज़्ड है। हमारा अप्रोच थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक है। क्योंकि हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की एडटेक में काम करना, तो हमारा एरिया अलग था। अब हमारा क्या एरिया एरिया था आपका? नॉर्थ ईस्ट का एरिया। ओके। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। और वहाँ की 90% जो पॉपुलेशन है, वह है ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये है कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत पुअर होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिल रीजन में रहते हैं। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जी। कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर, आपका गोल क्या है? आपका गोल पैसे बनाना है या फिर स्टूडेंट को राइट एजुकेशन देना है, या दोनों? क्या क्या आप समझते हैं? हमारा जो अल्टीमेट गोल है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, कि नेशन बिल्डिंग करना। नेशन बिल्डिंग कैसे हो सकता है? वह एक एजुकेशन स्टूडेंट को अच्छे से एजुकेट करके। तो हमारा पर्पज है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि वह स्टूडेंट, वह हमारे नेशन के लोग, वह एस्पिरेंट्स हमारे कंट्री को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकें। वह स्टूडेंट अच्छा करेगा तो हमारा कंट्री ग्रो करेगा, हमारा कंट्री ग्रो तो हम दुनिया में कंट्री ग्रो करने के लिए बायोजूस ने भी काफ़ी हेल्प करी, राइट? तो क्या आप बायोजूस के पीछे चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे बायोजूस ने इनडायरेक्ट वे में वैल्यूएशन का गेम खेला, क्या आप भी उसके पीछे जाना चाहते हैं? आप भी ऐसा ही एक टेक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं और स्टूडेंट की साइकोलॉजी से खेलना चाहते हैं? क्या उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, हमारा ऐसा कोई मॉडल नहीं है। बैजूस का प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल था, उनका इन्वेस्टमेंट की टीम थी और उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो कंपनी फेल हुई। हमारी बूटस्ट्रैप कंपनी है, हमने अपनी मेहनत से, अपने पैसे से कंपनी खड़ी की है और आज हमारी कंपनी में 100+ हमारी एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारी टीम की तरह हम लोग काम करते हैं इस कंपनी को ग्रो करने में। और जो भी हम पैसा कमाते हैं, अपने टीम को हम सैलरी पे करते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और दिन ब दिन हम कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है आपकी कंपनी में और बायजूस के तो प्लेटफॉर्म? बैजूस का जो मॉडल है वो जनरलाइज्ड मॉडल है, कि एक उन्होंने एक मॉडल डिज़ाइन किया और इंडिया के सारे स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने लागू कर दिया कि भाई दिस इज़ द मॉडल, आपको अगर नीट तैयारी करना है तो ऐसे करो, आपको आईएएस बनना है तो इस मॉडल को फॉलो करो। हमारा इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग रहते हैं। उनका कल्चर अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, उनका रीजन अलग है। तो हमने हर कम्युनिटी के हिसाब से मॉडल डिज़ाइन किया। मान लेते हैं कि हमने अरुणाचल में काम करना स्टार्ट किया, तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्टूडेंट्स वो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं। उनका अगर हम कंपेयर करेंगे दिल्ली के स्टूडेंट से तो बिल्कुल गलत होगा,
हम्म, तो हमने अरुणाचल के हिसाब से मॉडल डिज़ाइन किया है कि वहाँ के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें उनके लिए आसान और सिंपल लैंग्वेज में हमें कोर्स डिज़ाइन करना है जो उनके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो। दूसरा ये कि उनके कल्चर के हिसाब से हमें हमारे जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया गया कि जब आप पढ़ाएंगे आप तो उनको वही एग्जाम्पल दें जो उनको आसानी से समझ में आए। वो ट्राइबल स्टूडेंट जो कभी बाहर की दुनिया अच्छे से वाकिफ नहीं है, उनको आप दिल्ली, मुंबई, पटना, बिहार का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनको समझ नहीं आएगा। उनके उनके कल्चर के से एग्जाम्पल दीजिए, उनके डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो आसानी से कंसेप्ट को ग्रास कर पाएंगे। तो हमने इस पे फोकस करना किया। हमने कोशिश किया कि भी जो स्टूडेंट्स ना वो एक जैसे नहीं है, उनको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो हमने ऑप्शन रखा कि भाई एक तो बैचेस वगैरह में क्या होते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, सबका अपना मॉडल है कि एक बैचेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। हमारे क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हर बैच में लिमिटेड होते हैं। मैक्सिमम 15, सॉरी मिनिमम 15, मैक्सिमम 20, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि टीचर हर स्टूडेंट पर नज़र रखता है। कोई भी बच्चा लाइव क्लास के अंदर टीचर को अप्रोच कर सकता है, डायरेक्टली बातचीत कर सकता है। बाकी जो जनरलाइज मॉडल है कि अगर स्टूडेंट को डाउट हुआ ना तो उसको डाउट पूछने के लिए मेल करना पड़ेगा, फिर वो अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर वो डिस्कस करेगा। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। एक छोटा ग्रुप है जो सोशल मीडिया पे ग्रुप बना होता है, जब टीचर भी अवेलेबल होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो 24/7 हम बच्चों के टच में रहते हैं। लाइव क्लास में बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि इजीली वो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो ये ये चीज़ हमारा पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होगी बिल्कुल। स्टूडेंट के लिए। बट ये तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा ना फिर, तो आप कॉस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर? मीन्स आप बिजनेस कैसे करेंगे इफ यू प्रोवाइडिंग द ग्रेट गाइडेंस, मेंटरशिप इंक्लूडिंग एजुकेशन के साथ साथ उन पर्टिकुलर ग्रुप को, छोटे ग्रुप। दिस इज अ वेरी नाइस मॉडल, एक्सेप्टेड। हाउ टू डू द बिजनेस? देखिए हमारे यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं। तो कुछ प्रीमियम कोर्सेज होते हैं, कुछ नॉर्मल कोर्सेज होते हैं। तो प्रीमियम कोर्सेज की फ़ीस ज़्यादा होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक हमारा बिजनेस मॉडल में बहुत बड़ा हेल्प करता है रेवेन्यू के लिए। और हमारे स्टैंडर्ड कोर्सेज हैं जिसका नॉमिनल फ़ी है। आपको स्टूडेंट को कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो फ़ी पे करना पड़ता है ताकि हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ, ठीक है। हमारा एक मॉडल है जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो मेनली ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कैसे कम प्राइस पे उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। तो हमारा एक सेगमेंट है, लेकिन पूरा हमारा वही सेगमेंट नहीं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। राइट। तो पैसे चाहिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये हम मॉडल पे, दोनों मॉडल पे काम करते हैं। ओके, नाइस नाइस नाइस। सो ये डिफरेंस है आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम, जो बायजूस हैं और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और आपके बीच में आपने इस प्रॉब्लम को हिट करा कि आप एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दें, जी। ठीक है, और पर 2-3 मॉडल पैरेलली स्टार्ट करें। दैट्स वेरी नाइस। अब आप कौन कौन से एजुकेशन को सपोर्ट करें, इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम? थोड़ा उसके बारे में बताइए, और स्पेशली मुझे रिजल्ट जानना है। आपके 5 ईयर की जर्नी का क्या रिजल्ट रहा है? 5 ईयर नहीं बल्कि 3 इयर्स कह सकते हैं वो ओके कि 21 से ही हमने ऑफिशियली अपनी जर्नी स्टार्ट किया। ओके। तो इंडिया में ना कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। जैसे एक तो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, यूपीएससी। तो मैंने खुद एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था उस एग्ज़ाम का, तो मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। दूसरा जो स्टेट लेवल पे सेम एग्ज़ाम होता है जिसे हम कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। इसके अलावा एसएससी, बैंकिंग, ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आमतौर से गवर्नमेंट में जॉब में हेल्प करता है, तो हम लोग इस पे काम करते हैं। इसके अलावा जो स्कूल के करिकुलम्स हैं जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनके सिलेबस को कंप्लीट कराने में, कंसेप्ट को आसानी से समझाने में। इसके पीछे रीज़न ही मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हमारा इंडिया का जो एजुकेशन मॉडल है वो ट्रेडिशनल मॉडल है। तो आज ये बच्चों को ना स्कूल में कंसेप्ट समझ में नहीं आता, तो उनको साइड से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो एक हम सपोर्ट करते हैं। थर्ड मॉडल पे जो हम लोग काम कर रहे हैं वह है जो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं। जैसे एकेडमिक के अलावा एक स्टूडेंट को लाइफ में ग्रो करने के लिए सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत होती है। जैसे Right. कम्युनिकेशन स्किल चाहिए उसको, उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कैसे करना है, उसके लैंग्वेज पे कैसे काम करना है। तो ये सारी चीज़ों पे हमें छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं। अभी एक फोर्थ एरिया पे जो हम लोग भी नया लॉन्च करने जा रहे हैं वो सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे हमारे।
जैसे कोई डेटा साइंस पे कोर्स करना चाहता है, कोई सर्टिफिकेट या एडवांस डिप्लोमा लेवल पे कोर्स करना चाहता है, तो उस पर हम लोग कोर्सेज लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली 2025 में इसे हम लॉन्च करेंगे। तो ये सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। I'm just, रिजल्ट sorry, नाउ हाँ, नाउ द okay, टाइम फॉर रिजल्ट। रिजल्ट। हाँ, तो रिजल्ट जो हमने कोविड-19 के टाइम में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम ही फर्स्ट टाइम ही हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जो फर्स्ट ईयर था उसमें प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। कोविड-19 के टाइम पे घर से ही लोगों ने एग्जाम दिया था, मतलब तैयारी किया था, एग्जाम तो ऑफलाइन हुए थे। तो उसमें रिजल्ट आया था अराउंड 4000 स्टूडेंट्स ने टोटल रिजल्ट था। 4000 में हमारे फर्स्ट टाइम ही 300 रिजल्ट हमारे यहाँ से थे। वाओ। तो बिल्कुल एकदम न्यू और कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सोशल मीडिया की मदद से हमने अपने स्टूडेंट्स पे बहुत रिग्रेसिव मेहनत किया और रिजल्ट मिल गया। फिर जब ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने काफ़ी डेडिकेशन से काम किए। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, जो पुलिस इंस्पेक्टर एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे भी अराउंड 70 सीट्स थे। 70 सीट्स में 33 बच्चों ने हमारे यहाँ से पास किया। वाह। तो ये शुरू की हमारी जर्नी है, जो अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। फिर उसके बाद से दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया। फिर जो अदर स्टेट्स हैं अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के, जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, इन सब पे हमने काम करना स्टार्ट किया। अभी पिछले 3 साल की जर्नी की मैं बताऊँ तो हम लोगों ने 2000 प्लस स्टूडेंट्स को हेल्प किया है उनको ड्रीम जॉब हासिल करने में। वाह, गुड। बट मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा टीचर्स के बारे में। आप कैसे टीचर्स को अपॉइंट करते हैं? मतलब प्रोसेस क्या है? क्योंकि इस पूरे चैन में टीचर की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमें एक राइट टीचर चाहिए, और वो टीचर अगर मैं ऑफलाइन की बात करता हूँ और ऑनलाइन की बात करता हूँ, ऑनलाइन में मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि टच एंड फील थोड़ा वहाँ कम हो जाता है, बट कंटेंट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऑनलाइन में आप कैसे टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं और ऑफलाइन के लिए कैसे टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं ताकि आप एक राइट रिजल्ट को ग्रैब कर पाएँ ग्राउंड पे? तो थोड़ा मुझे टीचर्स के बारे में बताइए कि व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर सेलेक्टिंग द टीचर्स? एजुकेशन सेक्टर में टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एजुकेशन को सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं बहुत रिग्रेसिव है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि बच्चे जो हैं डम होते हैं या कोई बच्चा कमज़ोर है। मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है ना अपने स्टडीज़ में, तो उसका ज़िम्मेदार टीचर है। अगर ज़िंदगी में टीचर अच्छा मिल गया ना तो बच्चे की ज़िंदगी संवर जाती है। अगर मुझे आज मैथ्स बहुत टफ लगता है तो कहीं न कहीं बचपन में अगर मैथ्स का टीचर मुझे अच्छा नहीं मिला था, अगर मैं अच्छा मिल जाता तो मैथ्स से मुझे प्यार हो जाता। तो मुझे लगा कि टीचर के सिलेक्शन में हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, टीचर जो है ना वो टीचिंग के साथ-साथ उसको एक्टिंग करना आना चाहिए। टीचर इज़ नॉट अ टीचर, इज़ अ एक्टर। कि स्टूडेंट के सामने उसको टफ कांसेप्ट को आसान करके बताना होता है, लाइफ एग्ज़ाम्पल से समझाना होता है। तो बच्चे आसानी समझ पाएँगे। तो पहले चीज़ तो हम लोग चेक करते हैं कि टीचर कॉम्पिटेंट हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेवल होता है फिर हम लोग ट्रायल सेशन लेते हैं। ट्रायल हमारे 2-3 राउंड्स पे होते हैं जिसमें हम टीचर्स के सबसे फोकस करते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कि टीचर को बात करना आना चाहिए, उसकी वॉइस क्लियर कट होना चाहिए, जो भी बात बोले वह स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसका जो टीचिंग मेथड है वह ईजी एंड इंटरेस्टिंग हो, इंगेजिंग हो, बोरिंग ना हो कि बच्चा, मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में होते हैं कि 40 मिनट्स के क्लासेस होती हैं, बस स्टूडेंट चाहता है कैसे भी टाइम ओवर हो जाए, बस अटेंडेंस लग जाए, हम चले जाएँ। लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ अगर टीचर 3 आवर्स भी क्लास लेते हैं तो बच्चों को मज़ा आता है, बोर नहीं होते बच्चे, कह 3 आवर कैसे गुजर गया। ये टोटली डिपेंड करता है टीचर के टीचिंग स्टाइल पे। तो हम लोग कोशिश करते हैं जो टीचर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका टीचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, इंगेजिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो वो खुद कंफ्यूज रहेगा, बच्चों को कंफ्यूज कर देगा या गलत कंसेप्ट पढ़ा देगा। तो ये हम हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसके सब्जेक्ट को भी चेक करती है कि वो अच्छे से उस सब्जेक्ट पे कमांड है कि नहीं। उसके बाद से फिर हम लोग टीचर को हाई पे करते हैं ताकि टीचर का मोटिवेशन मेंटेन रह सके। कितना पे करते हैं? हमारे यहाँ डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, उस हिसाब से टीचर को पेमेंट करते हैं। नॉर्मली टीचर्स को पेमेंट अगर देखें जो हमारे यहाँ टॉप लेवल के कोर्सेज हैं तो 4 to 5 लाख तक हम लोग पे कर लेते हैं टीचर्स को। रीज़न ये है कि क्वालिटी क्लासेस के लिए ना बिना पैसे के ना अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे आप। तो मैं ये ये रीज़न मानूँ है जो ये। हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था और अब जो आज का सिस्टम है और शायद जो फ्यूचर का होगा बिल्कुल कंप्लीट चेंज होने वाला है, क्योंकि कभी भी टीचर को इतनी सैलरी नहीं मिलती थी। ये खाली कॉर्पोरेट ही ड्रिवन मॉडल थे जहाँ पे इतनी सैलरीज होती थी। दैट्स वेरी गुड फॉर इंडिया कि टीचर्स को
अच्छा पे आउट मिलना चाहिए। जैसा हमने सबने ऑब्जर्व करा है कि आउट ऑफ कंट्रीज में पेइंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है टीचर्स की। तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि एज एज आई ऑब्जर्व विद मल्टीपल एड टेक कंपनीज, दे आर पेइंग हाई ओनली। सो आई होप इंडिया हैव अ ग्रेट फ्यूचर। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो प्रॉब्लम है ना, उसके पीछे भी रीज़न यही है कि टीचर को हाई पेमेंट नहीं मिलता, तो टीचर का मोटिवेशन नहीं आता, तो टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाता। अगर किसी का बेस्ट देखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उसको मोटिवेशन देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि पैसे से बेहतर मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं है। तो बट सोशल मीडिया पे व्हाट आई ऑब्जर्व, मोटिवेशन की तो ज़रूरत होती है जी, बच्चों को अट्रैक्ट करने में, बच्चों को समझाने के लिए, बट सोशल मीडिया पे काफ़ी ड्रामा चलता है। मतलब एजुकेशन कंटेंट कम और ड्रामा ज़्यादा। तो आप क्या इसको कैसे? इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हम लोग, और हम लोग इसको फॉलो भी नहीं करते इस पैटर्न को। जैसे हमने हमारे जो टीचर्स हैं, हम लोग स्ट्रिक्टली मना कर रखे हैं कि भाई किसी को ना सोशल मीडिया पर ड्रामा नहीं करना है, कि ये हवाबाजी करना है कि मतलब ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं। ट्रेडिशनल मेथड है, एजुकेशन का एक सिस्टम होता है जहाँ पे टीचर को अच्छे से पढ़ाई करके आना होता है, और जो बच्चा आपसे जुड़ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है ना, वो उम्मीद लेकर के आ रहा है। तो उसको ड्रामा नहीं चाहिए कि मतलब बस ख्याली पुलाव बनाना सिखाएं आप उसे। उसको चाहिए कि टीचर हमारे कंसेप्ट को आसान करे, और हमारी जो ड्रीम जॉब है उसमें हेल्प करे। उसके लिए एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हैं, तो सिलेबस पे मॉड्यूल पे काम करें, और उस मॉड्यूल को ईज़ी और इंटरेस्टिंग बनाएं। तो इस पे हम काम करते हैं ज़्यादा। अब मुझे इसलिए हमारे कि हमारे बहुत ज़्यादा ना ड्रामा वाले आपको वीडियोज़ भी नहीं देखे। हम लोग सोशल मीडिया पे हैं एक्टिव। हमारे ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं ना, वो पर्सनलाइज़ प्रोग्राम है, ताकि हम चाहते हैं कि पर्सनलाइज़ प्रोग्राम पे ना फोकस ज़्यादा होता है, डेडिकेशन होता है, और रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। करेक्ट। सोशल मीडिया पे ड्रामा ज़्यादा होता है, रिज़ल्ट कम मिलता है। राइट, 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 राइट। सो अब मुझे यहाँ पे दो कॉम्पिटिटर लग रहे हैं आपके, स्पेशली एड टेक के। पहला, ऑनलाइन की अगर बात करें तो कॉम्पिटिटर एआई आने वाला है। अगर ऑफलाइन की बात करें तो कोटा। आपने कोटा फैक्ट्री मूवी देखी है, जी, जी। वेब सीरीज? तो वो क्या वो सच है उसमें जो सारी चीज़ दिखाई गई हैं कि बच्चों के साथ काफ़ी मेंटल इश्यूज आते हैं, मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब हो जाती है, ठीक है? तो उसका बारे में थोड़ा बताइए। दोनों के बारे में हम बात करेंगे, पहले कोटा के बारे में बताइए। जी। देखिए, एजुकेशन में ना ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, जो पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसमें। हम्म, क्योंकि हमारे यहाँ ना रेट रेस सिस्टम चलता है, बस रिजल्ट के पीछे लोग भागते हैं। सोशल प्रेशर होता है एजुकेशन पे, और जिसकी वजह से जो ज़िंदगी ख़राब होती है ना, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होती है, और मेंटल प्रेशर में चला जाता है, मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। मैं आपको सर्वे बताऊं कि रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे दिया कि इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, और एवरी सिक्स्थ इंडियन इज़ अंडर डिप्रेशन। तो एक तो यंग जो हमारा यूथ है, वो तो डिप्रेशन का शिकार है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन सिस्टम। और जो स्टूडेंट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। रीज़न ये है कि उसके ऊपर ना सोशल प्रॉब्लम है, प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट का बेस्ट है वो निकल के नहीं आ रहा है। ओके। तो आपने देखा होगा कि सुसाइड रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। कोटा को लेके जो निगेटिविटी फैली है, कल ही का मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि इस साल 50% बच्चे कम हो गए कोटा में। माँ बाप भेजना नहीं चाहते बच्चों को कोटा में। ओके। तो ये जो मॉडल है, एक बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है। जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो पनिश करने का, या फिर क्या कहते हैं कि बच्चों को रटवाने का, क्रिटिकल थिंकिंग के पीछे नहीं भागना, बस मेमोराइज करना, वो सारी चीज़ें हम बदल रहे हैं। हर कोई बात कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, लीडरशिप स्किल पे बात कीजिए, एक नॉलेजेबल पर्सन बनाने की बात कीजिए। सिर्फ उसको पढ़ा करके नौकरी की नहीं चाहिए, एक अच्छा इंसान भी ज़रूरी है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है ना, तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आर्ट को ना बहुत ज़्यादा साइडलाइन कर देते हैं, जबकि आर्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हमारा 60% के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसका बैकग्राउंड ही आर्ट्स है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझने लगते हैं, जबकि आर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और आजकल देखा होगा, पिछले जब से क्रिएटिविटी की दुनिया आई है, तो क्रिएटिविटी की दुनिया में आर्टिस्ट लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे इंडिया के जीडीपी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ये समाज का जो परसेप्शन बदलना पड़ेगा कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सिर्फ इंजीनियरिंग करना ही ज़रूरी है, या फिर साइंस बैकग्राउंड से आर्ट को भी आप अपना करियर बना सकते हैं, हिस्ट्री में भी। समाज की बात बाद में करते हैं, पहले आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में स्टूडेंट की। जैसे आपने कोटा के बारे में बताया कि मेंटल इश्यूज काफ़ी
चल रहे हैं, 50% कोटा में कम हो चुके हैं, इट्स वेरी गुड। क्योंकि समहाउ हम सबको भी ये चीज़ पता ही है कि कोटा फैक्ट्री में क्या हो रहा है, मतलब कोटा में क्या हो रहा है। क्योंकि 19 ईयर का बच्चा बच्चा ही होता है, उसको कुछ नहीं पता, उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके ऊपर बर्डन है, उसको कोटा भेज दिया जाता है। वहाँ पे गेम्स खेले जा रहे हैं, वहाँ पे सिगरेट पीते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि उनको कोई मेंटरशिप नहीं दे रहा है। बस एक ही प्रेशर है, आपको बस ये पढ़ना है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये तो मेंटल इश्यूज सब जानते हैं, बट क्या आप भी कुछ ऐसा मॉडल लाने वाले हैं, या इस पे आप अभी भी काम कर रहे हैं? हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इस पे काम करना, ग्रेट। क्योंकि जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल वो होता है जहाँ बच्चे मैच्योर हो चुके होते हैं, जिनकी एज 20 से 30 के बीच होती है, और वो अपने करियर में सेट होना चाहते हैं, जिसके लिए वो कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो उनको पुश करके और ड्रीम जॉब दिला दे। अब ऐसे टाइम पे सोशल प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो पीयर प्रेशर होता है जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो एक स्ट्रेस होना कॉमन सी बात हो जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं और कई सारे फेजेस से वो गुजर रहे होते हैं जब तैयारी के दरमियान। कई बार उनका रिजल्ट होता है, कई बार नहीं होता है। सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, आपके दोस्त का हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप घर गए तो आपके पड़ोसियों की वजह से आपके पेरेंट्स, आपके जो आसपास के लोग जज करते हैं आपको। तो इसमें से एक बच्चा जो है ना बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा होता है। जैसे आपने बताया कोटा के बारे में कि वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि वहाँ के बच्चों के जो गलत चीज़ों की आदत लग जाती है, ड्रग्स की, सिगरेट की, शराब की, तो ये सब बच्चों को निगेटिविटी क्रिएट करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों पे रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? तो हम टाइम टू टाइम उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस लेते हैं, हम वर्कशॉप करते हैं। उनके लिए हमने ऑप्शन रखा है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप का, कि किसी को भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कोई डाउट होता है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपनी पब्लिक लाइफ को लेकर के, सब्जेक्ट को समझ में नहीं आ रहा उससे लेकर के, कोई भी दिक्कत हो, हमारी अलग अलग टीम है, टीचर्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, उनके साथ बैठ करके बातें कीजिए। तो हम लोग हमेशा एक तो एज अ ग्रुप हम वीक में या 15 डेज पे कुछ ऐसे सेशन करते हैं जो जो क्या कहते हैं कि जो प्रेशर है बच्चों के अंदर, जो स्ट्रेस है वो कम हो सके, और लाइफ को कैसे इजी बनाना है, क्योंकि हार एंड जीत बहुत नॉर्मल चीज़ है। फेल अगर नहीं हुआ तो इंसान उसको मज़ा नहीं आएगा सक्सेस का। तो हम लोग बच्चों को टाइम टाइम रेगुलेट करते हैं थ्रू वर्कशॉप, थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और क्लासेस के बीच टीचर्स को इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको क्लास को बड़ा लाइट रखना है, किसी को डांटना नहीं है, और बच्चों को ना इजी और इंटरेस्टिंग बना के समझाना है, बीच बीच में मोटिवेट करना है कि भाई ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर तुमने आईआईटी का एग्ज़ाम पास नहीं किया तो ज़िंदगी ही नहीं रुक गई। तुमने अगर ये नीट नहीं निकाला तो मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ डॉक्टर बनना ही ऑप्शन था। हज़ारों हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तुमने अगर यूपीएससी क्वालीफाई नहीं किया तो मतलब ये नहीं कि मतलब तुम्हारे पास दरवाजे बंद हो गए। क्योंकि ये मॉडल हम लोगों ने, जो पुराना मॉडल था ना कि भाई हमारा, हमने सपना सोच लिया बस यही है, अगर नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म। हम आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं, इतने ऑप्शंस हैं ना कि बता नहीं सकते। एक दरवाजे बंद होते हैं, हज़ारों हमारे खुले हुए हैं। अच्छा, तो पेरेंट्स कोटा ही क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को? और कोटा में जो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन जैसे आपने बनाया, तो क्या कोटा के टीचर्स ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं डिलीवर कर रहे होंगे? तो मतलब डिफरेंस कहाँ है? क्योंकि कोटा एक तरीके का स्टैम्प है कि वहाँ पे जाओगे तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो समहाउ कि बच्चों को कोटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए तो वो क्या कर, कैसे मतलब अपनी तैयारी को एक्सपेंड करें, कहाँ करें पढ़ाई, कहाँ स्टडी करें? थोड़ा इसके बारे में गाइड करिए। असल में कोटा एक सेंटर के तौर पे डेवलप हुआ जहाँ पे लोग नीट और आईआईटी की तैयारी करने के लिए जाने लगे, ओके। और वहाँ से रिजल्ट अच्छा मिलने लगा। जो रिजल्ट मिलने लगा तो फिर उन्होंने इसका प्रमोशन हाइप अच्छा क्रिएट किया। तो हर माँ बाप के माइंड में ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि अगर हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, आईआईटी में भेजना है, या उसे नीट क्वालिफाई कराना है, तो उसे कोटा भेजना ज़रूरी हो गया है। और इन्होंने इस तरह से हाइप क्रिएट किया, रिजल्ट दिखाया कि लोगों को लगने लगा कि यही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। फाइनली बच्चे जाने लगे वहाँ पे, और वहाँ पे जो कोचिंग्स हैं उन्होंने भी इस मॉडल को खूब प्रमोट किया। बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ देखे खूब, उन्होंने बिजनेस का मॉडल, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट पे काम किया। तो उन्होंने बिजनेस मॉडल पे काम तो किया, लेकिन जो दूसरा मॉडल है स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी, उनका उनका मेंटरशिप, उनका मेंटल बैलेंस, इस पर उन्होंने काम नहीं किया। तो स्टूडेंट्स का जो पीयर प्रेशर था, जो उनका अपना जो ग्रुप तैयार हुआ, वो ग्रुप को उन्होंने रेगुलेट नहीं किया, चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ। क्योंकि कोचिंग वालों का मेन पर्पस क्या होता है, भाई हमारा पर्पस है क्लास में आओ, टेस्ट दो,
और इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, और रिजल्ट हो जाता है। बाकी की वो ज़िंदगी में क्या कर रहा है उस पे किसी ने फोकस नहीं किया। और वो बच्चे जो होते हैं वो बच्चे हैं, उनकी उम्र हार्डली 15 से 20 साल की एज है, या 25 तक है वो। उस बच्चे में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर उनको सही गलत का फ़र्क समझ में नहीं आता। किसी भी चीज़ का आसानी से उनको लत लग जाता है। और अभी जो पिछले कुछ दिनों में जो सोशल मीडियाज़ पे जो कई सारे पोस्ट आए हैं, या फिर देखा होगा कि हमारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, तो कई सारे वेब सीरीज़ वगैरह में देखा है कि भाई कूल लगने का तरीका है कि सिगरेट पीना चाहिए, दारू पीना चाहिए। अगर ऐसा पीते हैं तो आप कूल लगेंगे। बच्चों के अंदर ये आदत बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाती है, और बच्चे इसको ना अपने आप को ना कूल दिखाने के लिए वो ऐसा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है उनकी ज़िंदगी पे। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, और इसी वजह से अभी माँ बाप को एहसास होने लगा है। इस साल 50% बच्चे नहीं गए। जो रेवेन्यू मॉडल था वहाँ का, अभी कल ही मैं देख रहा था कि बिल्कुल डिक्लाइन हो गया है वहाँ का। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को लगने लगा कि हमें बच्चों के ना, हम उनको एज ए कमोडिटी के तौर पे, भाई पास करो, नीट एग्जाम पास करो, आईआईटी में जाना है, नहीं, बल्कि उसको हमें समझना जरूरी है कि एक इंसान है वो भी, वो क्या चाह रहा है ज़िंदगी में, उसको क्या चाहिए, उसके थॉट को भी जाने। हम ज़बरदस्ती कि भाई नीट क्वालिफाई करना तो चले जाओ, या फिर आईआईटी क्वालिफाई करना तो वहीं चले जाओ, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी है, आपने इस पे काम करा है, तो थोड़ा स्टूडेंट के बारे में बताएं कि कितने टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है। कुछ रिच स्टूडेंट होते होंगे, कुछ पुअर होते होंगे, कुछ मिडिल क्लास होते होंगे। सो हाउ दे बिहेव एंड हाउ 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 टू टारगेट देम, कि उनकी साइकोलॉजी को करेक्ट करना और उनको एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट करना, देन अच्छे फ्यूचर की तरफ डाइवर्ट करना। तो थोड़ा इसके बारे में। जी, स्टूडेंट्स के ना दो तरह कैटेगरी है। एक तो अगर हम एकेडमिकली देखें, तो एक वह स्टूडेंट जो 10 से नीचे के लेवल के होते हैं, उनका लेवल बिल्कुल अलग होता है। ओके। जो 10+2 में होते हैं उनका लेवल अलग होता है। जो हायर स्टडीज़ में होते हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर या रिसर्च लेवल पर, उनकी कैटेगरी अलग होती है। एक कैटेगरी वह होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका लेवल बिल्कुल अलग होता है। वो एकेडमिक वाले नहीं होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा लेवल होता है कि स्टूडेंट का क्लास बेस्ड डिवीजन, कि एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, एक हायर फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये दोनों चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो जब हम लोग, जैसे हमारी जो टीम है वो काम कर रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हमारे पास ज़्यादातर वह स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एक मेच्योर लेवल पे हैं वह। तो वहाँ पे होता ये है कि क्लास बेस्ड डिवीजन ज़्यादा है। अब रिच क्लास के स्टूडेंट जहाँ आते हैं तो उनके पास फाइनेंशियल बैकअप ज़्यादा होता है। क्लासेस तो करते हैं, लेकिन क्लास के साथ साथ उनको मौज मस्ती भी ज़्यादा होती है। उनको ड्रिंक भी करना है, उनको सिगरेट भी पीना है, उनको लिव इन में भी रहना है। बहुत सारे जो सोशल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, जो स्टूडेंट्स को उससे अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे, उसके शिकार हो जाते हैं। अब एक जो लोअर फैमिली से बिलोंग करता है, या जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो उस तरह से बनना चाहता है, उसकी तरह दिखना चाहता है, और वो एक कॉमन ग्रुप होता है, तो वो उस चक्कर में चपेट में आ जाता है वो, और जिसकी वजह से वो कई बार लिमिट क्रॉस करता है, कर्ज लेता है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, फैमिली को बताता नहीं है, और इसका बड़े लेवल पर नुकसान हो जाता है। जो अमीर लड़का है, अगर उसका नुकसान हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी पेरेंट्स की बिजनेस है या कोई सेटल फैमिली है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो गरीब लड़का है, जो बड़ी मेहनत से माँ बाप ने नौकरी करके पैसा कमा के भेजते हैं बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, और ये यहाँ के इनके ट्रैप में फंस गया, तो वह जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो अपनी भी खराब करता है, फैमिली की भी खराब करता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी है, रिलेशनशिप के बारे में पूछना है कि अभी इनको जेंजी बोल रहे हैं, राइट? और हमारे टाइम में जैसे हमें किसी को अप्रोच करना है, किसी गर्ल को अप्रोच करना है, तो हम लेटर लिखते थे। बहुत लेट कनेक्शन बिल्ट होता था। जेंजी जो है, उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है शायद आज की डेट में, क्योंकि रिलेशनशिप पे इश्यूज भी चल रहा है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जेंजी बहुत ही लोनली फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ भाग रही हैं। इधर माँ बाप अपना जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो अकेला फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है तो वो या तो पेट रख लेगा या फिर किसी के रिलेशनशिप में होगा, और उसने छोड़ा तो वो सुसाइड। तो आप इसको भी मेजर कर रहे हैं, रिलेशनशिप कैसी चल रही है बच्चों की, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हाउ टू वे फॉरवर्ड उनको इस एंगल पर करेक्ट करना, क्योंकि ये भी एक पार्ट है, क्योंकि ये सोशल का पार्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी एजुकेशन पे उसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा।
तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये जो जेंजी ग्रुप है ना, ये बड़ा कॉमन हो चुका है आजकल। हम्म, और आज की जो समाज है, जिसमें बड़ा कॉमन कंसेप्ट चल रहा है लोनली क्राउड, हम्म, कि आप क्राउड में है लेकिन तन्हा है। आपके व्हाट्सएप पे सारी फैमिलीज हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, बस एक मैसेज की दूरी पे है, लेकिन फिर भी आप तन्हा हैं, उनको मैसेज नहीं, बात नहीं करते। हम्म, सोशल मीडिया पे सारे आपके फ्रेंड्स हैं, हम्म, लेकिन आप उनसे अटैच नहीं है। हम्म, तो एक तन्हाई की लाइफ चल रही है। हम्म, अब ऐसे में जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हो रहा है, चेंज हुआ है। हम्म, तो जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन पे इम्पैक्ट बहुत कर रहा है, हम्म, क्योंकि आपने सही बताया कि माँ बाप अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनको अपने करियर ग्रोथ के लिए काम करना है, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। अब बच्चे जो हैं वो कम एज में ही सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। सबकी अपनी फैन फॉलोइंग है, अपना ग्रुप है, और उसमें हर वह काम करते हैं जो आज का जो यंग तबका है, जो मैच्योर तबका है, वो सोचता भी नहीं है। उनके अपनी ग्रुप्स हैं, गेमिंग है उनका, गेमिंग का अपना कम्युनिटी होता है, सोशल मीडिया पे अलग ग्रुप होते हैं, और इसमें वो कई बार गलत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और इसमें बहुत बड़ा उनकी प्राइवेसी एक थ्रेट में आ चुकी है। ओके। जिसमें आजकल बात चल रही है इंडिया में राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, कि एक छोटा बच्चा है, उसको सही गलत में फ़र्क नहीं है। स्कूल का बच्चा है और वो सोशल मीडिया पे आ गया है, कोई बाहर का आदमी उसका दोस्त बन जाता है, और फिर उसके फ़ोटो क्लिक करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे चीज़ों में बच्चे ट्रैप हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो जेनज़ी जो तबका है हमारा, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो अभी इस पे बात तो चल रही है, रेगुलेशन की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक बिल भी पास किया है। तो इस पे काम तो चल रहा है, लेकिन हम लोग अपने टाइम टाइम बच्चों को क्लासेस के अंदर गाइड करते रहते हैं कि भाई कैसे अपनी ज़िंदगी को रेगुलेट करना है। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सोशल मीडिया को उतना ही यूज़ करना है जितना बेनिफिट मिल सके। लेकिन ज़िंदगी में लर्न करने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए ना, ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करता है। ट्रेडिशनल मेथड ये है कि भाई एक डिज़ाइन सिलेबस है, उस पे अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगा, एग्ज़ाम को पास करना होगा। सोशल मीडिया के अगर शिकार होते हैं, तो सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा नुकसान जो होता है स्टूडेंट्स का, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम इतना ज़्यादा किल होता है, पता नहीं चलेगा। वो जाएगा यूट्यूब पे एक वीडियो देखने के लिए, वो 4 वीडियो देख के निकलेगा, जहाँ पे 10 मिनट के बजाय 1 घंटा खराब हो चुका होगा। फेसबुक पे जाएगा वो, और स्क्रॉल करते-करते कब 1 आवर निकल जाएगा पता नहीं चलेगा उसको। व्हाट्सएप पे चैटिंग अगर फ़ोन से बात करेगा ना, 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन वो चैटिंग जब स्टार्ट करेगा ना, तो वो चैटें होती हैं, चैटिंग नहीं होती है, और लंबी चैटिंग चलती है 1 घंटा 2 घंटा तक, जिसमें उसका टाइम किल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम बच्चों को रेगुलेट करना। तो हम लोग करते हैं अपने क्लासेस के अंदर इस चीज़ को। हाँ, तो हम इस बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट होंगे, आई होप सो, और जो इस टाइम में पहुंचेंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि स्टूडेंट को ये समझ आना चाहिए कि मुझे लगता है लाइफ के 3 पड़ाव हैं। पहला एजुकेशन, दूसरा मिड क्राइसिस जिसे बोल रहे हैं। बच्चों को भी पता ही नहीं है कि लाइफ में उनके साथ क्या होने वाला है, और फ्यूचर में जो लाइफ की वो प्रॉब्लम आज झेल रहे हैं वो बहुत छोटी है, उससे 100 गुना बड़ी हो जाएगी 40 की एज में। और लाइफ के जब डेथ पॉइंट पे आओगे तुम, तो तुम्हें लगेगा कि आपने लाइफ में क्या करा। ठीक है, तो ये 3 पड़ाव है मेरे हिसाब से। तो बच्चों को लगता है कि लाइफ में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और अपने आप को सुसाइड कर लो, ये कर लो, जो भी उल्टी चीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है, और फ्यूचर के लिए उनको रेडी करना ज़रूरी है। जो एजुकेशन तो करेगी करेगी, बट एक साइकोलॉजिस्ट का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कुछ ऐसी कहानी शेयर करेंगे कि जो ये बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो ये स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको रिलेट कर पाए कि क्या इश्यूज होते हैं और कैसे उनसे सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना है, क्योंकि एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम, लाइफ इज अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है बच्चों को, एक स्ट्रांग बंदा बनाना है, यही एजुकेशन का काम है, राइट? तो आप थोड़ा बताएंगे कुछ ऐसी कहानी जिससे बच्चे रिलेट कर पाए अपने आप को। जैसा हमें लगता है कि जो टीचर है ना, एक अच्छा मेंटर होता है, एक अच्छा फ्रेंड होता है, एक दोस्त की तरह काम करता है। तो हमारे यहाँ सेंटर पे एक इंसिडेंट हुआ था, 2021 की बात है। ये एक लड़की बिल्कुल लोकल डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ कैपिटल सिटी में आई थी, ईटानगर में। उसने एडमिशन लिया था हमारे यहाँ और क्लासेस कर रही थी, और कुछ वो ट्रैप में फंस गई। जैसे आपने सुना हो एक कंसेप्ट, एक कल्चर चलता है सिक्सटॉर्शन का, सिक्सटॉर्शन, ओके। कि नॉर्मल
एक स्टूडेंट को सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैप करना और फिर उसके फोटोज़ को मॉर्फ करके पोर्नोग्राफी जैसा वीडियो बना करके उसको धमकाना। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसका सोशल मीडिया से किसी ने फ़ोटो कॉपी कर लिया और एक मॉर्फ करके उसको एक पोर्नोग्राफ का वीडियो बना दिया और उसके व्हाट्सएप पे भेज दिया कि भाई देखो तुम्हारी वीडियो ऐसे बन चुकी है, अब ये पब्लिक होने जा रही है। ठीक ओके। है, तो अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो पब्लिक ना हो तो तुम्हें हमारे अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओ, अब ये जो बच्चे हैं बिल्कुल परेशान हो गई, ठीक है, जिसकी 22-23 ईयर्स एज है, घर से पढ़ाई करने के लिए, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, घर को बताना भी नहीं चाह रही है, दोस्तों को भी बताना नहीं चाह रही है। तो हमारे एक फीमेल टीचर थी जिससे वो क्लोज थी, तो क्लास के दौरान उसने ऑब्जर्व किया कि मतलब इसकी टेंशन बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स है। तो उसने कई लेवल पे बात करने की कोशिश की, फाइनली उसने ओपन हुई और बताया उसने कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो फाइनली वो टीम हमारी मैनेजमेंट तक पहुंची, हम सब साथ में खड़े हो गए और फाइनली उसको बोला कि भाई तुम्हें पैसे बिल्कुल नहीं देना है, चाहे वो सीबीआई ऑफिसर बनकर फ़ोन करे या पुलिस इंस्पेक्टर बनकर फ़ोन करे। वेरी गुड। डायरेक्टली हमारी मैनेजमेंट टीम ने जो साइबर सेल है उसको हमने कांटेक्ट किया और उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से हेल्प की हमारी और विद इन फ्यू आवर्स उन लोगों ने ट्रैक भी किया और फाइनली मैटर सेटल डाउन हो गया। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट स्टूडेंट साथ होते रहते हैं क्योंकि Okay. जो यूथ का एज है ना वो एक्सपेरिमेंटल होता है। चलो ट्राई कर लेते हैं, कभी सोशल मीडिया पर ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, अरे ये मैसेज आया चलो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, इससे चैट करके देख लेते हैं और उनको नेक्स्ट स्टेज पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। तो टाइम टू टाइम हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड भी करते हैं किस तरीके से आज के ज़माने में सोशल मीडिया को कॉन्शियसली यूज़ करना है, क्योंकि हमारी प्राइवेट लाइफ जो है ना आजकल खतरे में है, बिल्कुल थ्रेट है। कहते हैं कि आजकल आज के ज़माने में प्राइवेसी जस्ट अ मिथ। आपसे ज़्यादा आपके बारे में ना फेसबुक को पता है, गूगल को पता है। राइट राइट। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, कोई भी ऐसा गलत ट्रैप न फंसे जो उनके करियर के लिए, उनकी फैमिली के लिए और खुद की ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक साबित हो। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे रोल प्ले कर लगता है कि उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया, या तो पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो समहाउ मुझे लगता है कि आपको भी पेरेंटल काउंसलिंग करनी चाहिए, पेरेंट को भी रेडी करना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या एक्शंस लेने हैं, कैसे अपने बच्चे को सेव करना है। राइट। सो इस पर आप कुछ कर रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर? बहुत सारे सोशल स्टिग्मा है हमारे समाज में, जिसकी वजह से ना पेरेंट्स बेचारे फंसे हुए हैं उसमें। तो जब भी कोई ऐसे इश्यूज होते हैं इस टाइप के, खास तौर से जो किसी प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं करते क्योंकि साथ में सोशल स्टिग्मा जुड़ जाता है उसकी शादी को लेकर के, फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के। तो इसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जब बच्चा परेशान हो ना, टेंशन में हो, तो माँ बाप को उस टाइम में गाली गलौज नहीं करना होता है, मारना नहीं होता है, बच्चों के साथ दोस्त बन के ना उनको समझना होता है, उनकी प्रॉब्लम को सुनना होता है। हमारी इंडियन सोसाइटी का ट्रेडिशन क्या है कि अगर बच्चा अपनी ज़िंदगी में फेल हो गया ना तो माँ बाप उसको कोसने लगते हैं, गाली देने लगते हैं कि सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। सक्सेस हो जाता है तो फिर वो खुशी हो जाते हैं, जबकि माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि बच्चे की ना खुशी और नाकामी दोनों में साथ रहे हुआ। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इस पर वो काम करें। तो हम लोग पेरेंटिंग में काम करते हैं। हम जब भी हमारे यहाँ एडमिशन का टाइम आता है तो हम पूरे फैमिली का डिटेल लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स के टच में रहें, क्योंकि हम स्कूल तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली स्कूल में क्या होता है कि पेरेंट मीटिंग होती है, तो हमारे यहाँ तो पेरेंट मीटिंग कैसा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन पेरेंट्स हम लोग टच में रहते हैं और हम लोग कई बार कोशिश करते हैं ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना जहाँ पे पेरेंट्स की हम उनकी जो मेंटालिटी है उस पर हम काम कर सकें कि बच्चों के साथ वो कैसे बिहेव करें। रिसेंटली जैसे अभी जो हम लोग काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा था पेरेंट्स के साथ में, तो एक पेरेंट ने अपना एक स्टोरी शेयर किया कि सर अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं, हमारे लड़के हैं, ये जाते हैं बर्थडे पार्टी में, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, अब ये 12th क्लास में हमारी एक लड़की है, बड़ी है, अब वो जा रही है बर्थडे पार्टी में और वहाँ पे से आके मुझे फ़ोन कर रही है कि भाई पापा, ये मम्मी, मैं आज घर वापस नहीं आऊँगी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ स्टे करना चाहती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में सर हम लोग डिलेमा में पड़ जाते हैं कि क्या हम अपने बच्ची को अलाउ करें कि वो अपने फ्रेंड के घर पे स्टे करे। आप क्या सोल्यूशन देंगे? तो ये बहुत ही डिलेमा वाला फेज़ है, ठीक है ना, कि फैमिली टू फैमिली चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन हम लोग यही बताते हैं कि भाई पेरेंट्स को ऐसे टाइम पे ना बच्चों के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, उनको डांटना मारना सोल्यूशन नहीं होना होता है। आपने कई साल देखा होगा, कई इसमें आज आर्टिकल में आजकल इस पर बातचीत हो रही है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। जब ऐसा सिचुएशन आए तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ वो बोले कि
ये जो तुम करने जा रहे हो, हम्म, ये क्या तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, हम्म, या ये कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में तुमको लेके जा रहा है? हम्म, डिसाइड तुम्हें खुद करना है, ठीक है वाह, ना? और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ना बच्चे के अंदर के एहसास जगेगा। आप अगर उसको वहीं पे डांटना स्टार्ट करेंगे ना, हम्म, फिर निगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। हम्म, लेकिन अगर आप उसे बोलें कि बेटे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठीक है ना, अगर ये तुम्हारा स्टे करना सच में वैल्यूएबल है हम्म, और तुम्हें ज़िंदगी में आगे वैल्यू ऐड करेगा, हम्म, तो फिर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा, तो ये चीज़ था। एक्सीलेंट, वेरी तो हम नाइस। लोग इस तरह से गाइड करते हैं कि मतलब कोशिश करें, क्योंकि समाज अच्छा बनता है सिर्फ बच्चों से नहीं बनेगा। माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। बच्चे माँ बाप को देख के बड़े होते हैं। तो माँ बाप को मुझे लगता है कि दोस्त होना चाहिए बच्चे का। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़ा गैप हो। एक बेटा चाहता अपने बाप से कुछ कहना ना, डरता है। माँ से एक बेटी करना चाहती, डरती है। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग एक ऐसी समाज में रहते हैं कि जहाँ पे सोशल स्टिग्मा क्रिएट किया गया है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के साथ हमेशा खड़ा रहे, उनको बोले कि तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ताकि वो बच्चा थर्ड पर्सन से बात ना करे, ताकि प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है। वेरी नाइस। शमशाद आलम जी, मुझे आपसे ये पता करना है कि व्हाट इज योर एज? मेरी एज अभी जो है वो 31 ईयर है। तो आप इतनी मैच्योरिटी से कैसे बात कर पा रहे हैं? क्योंकि स्टिल यू आर अ वेरी यंग, एंड जो आपने अभी ये काउंसलिंग की बात बोली है, आई होप ये पेरेंट्स देखें और समझें कि आज की डेट में आपके बच्चों की नीड क्या है, उसको उनको कैसे केटर करना है, कैसे सपोर्ट करना है, ताकि वो एक गलत डायरेक्शन में ना जा पाए। और बहुत ही प्यार से आपने अभी स्टोरी शेयर करी। सो आप इतने मैच्योरिटी से, आई वांट टू नो योर पर्सनल लाइफ एज वेल, कि आपने कैसे स्टार्ट करा और मतलब इतना मैच्योर की कैसे आ रही है आपके पास? ये सारी जो चीज़ें इम्पैक्ट करती है ना स्टूडेंट्स, एक इंसान के बैकग्राउंड पे, कि लाइक, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मैं जो मेरी लाइफ की जर्नी शुरुआत होती है वो नॉर्थ बिहार के एक छोटे से शहर है, सारण डिस्ट्रिक्ट। वहाँ ओके, मैं पैदा हुआ। और अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो हमने मदरसा एजुकेशन सिस्टम से हासिल किया, कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे जो मदरसे थे मैंने वहाँ से पढ़ाई की। फिर मैं लखनऊ आया तो वहाँ भी मैंने मुझे थोड़ा मदरसा के बारे में आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताइए। मदरसा में क्या एजुकेशन होती है, क्या वैल्यूज होती हैं उसकी, क्या मदरसा से पढ़ने वाले बच्चे भी आपकी तरह एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जो 100 सीआर की कंपनी को और भी आगे ले जा सकते हैं? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। मदरसा एजुकेशन सिस्टम भी एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की तरह होता है। हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी कई लेवल पे होते हैं। जिस तरह से लाइफ में डाइवर्सिटी है वैसे ही एजुकेशन में भी डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। हम्म, तो जिस तरह से गुरुकुल होता है वैसे ही मदरसा एजुकेशन सिस्टम है। और ये एक ओके, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ एजुकेशन है हम्म, कि जो बहुत पहले से चला आ रहा है हमारे इंडिया में। हम्म, तो मदरसा एजुकेशन की बात करें तो ये मेनली बेस्ड होता है थियोलॉजी पे, हम्म, कि जहाँ पे जो ट्रेडिशनल कुरान हदीस की हम्म, पढ़ाई होती है। हम्म, और आमतौर से पर्पस होता है मदरसे का कि स्टूडेंट्स को इसलिए तैयार करना है कि कल को वह रिलीजियस लीडर बने। ठीक है। ओके, उसका पर्पस नहीं होता है कि मतलब पढ़ करके कोई बड़ा डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, जो नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं होता था। तो हमने भी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट की। अच्छा, जैसे मदरसा आप बोल रहे कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, बहुत पुराना सिस्टम है। तो ये अकबर, ये सारे राजा ने मदरसा में पढ़ाई करी होगी? जी बिल्कुल। अच्छा, औरंगज़ेब तो मदरसे से पढ़ाई किया हुआ था उन्होंने भी। ठीक है। अच्छा, 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 अकबर, सब ये जो थे कहीं न कहीं रिलिजन का एफ़िलिएशन था। ठीक है। ओके, तो ब्रिटिश के आने से पहले जो एजुकेशन मॉडल इंडिया में डेवलप था वो 2 तरह का था। एक गुरुकुल मॉडल हुँ, और एक मदरसा एजुकेशन सिस्टम। हुँ, गुरुकुल में ज़्यादातर वो स्टूडेंट जाते थे जो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे। हुँ, और मदरसे में जो मुस्लिम बच्चे जाते थे वो जाते थे। हुँ, और इनका जो एजुकेशन का मॉडल था वो साइंटिफिक नहीं था, हुँ, ट्रेडिशनल मॉडल था, हुँ, जो बेस्ड ऑन रिलिजन पे था। ठीक है। हुँ, 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 तो ये मॉडल था। तो हमने भी वहीं से पढ़ाई शुरू की। आम तौर से मैंने बताया कि यहाँ पढ़ाई करने का पर्पस होता है कि आप एक रिलीजियस लीडर बनेंगे हुँ, और समाज को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। हुँ, हुँ, तो पर्पस वही था। हुँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम लोग जी रहे थे, दुनिया से वाकिफ़ थे क्या क्या चल रहा है। भाई यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो जब मैं लखनऊ आया, मदरसे में पढ़ता था, आई हुँ, वाज इन लखनऊ, जहाँ पे मैंने अपनी अराउंड 5 ईयर्स हमने वक्त गुजारा, हुँ, 10th-12th। क्योंकि ये प्रॉपर बोर्ड होता है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड। हुँ, तो वहाँ से मैंने डिग्री हासिल की, जिसको बड़ी यूनिवर्सिटी सारे एक्सेप्ट करते हैं
जामिया मिल्लिया हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, जेएनयू हो गया, ये सब एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं वहाँ से दिल्ली आया, लेकिन लखनऊ में ही मेरा माइंड सेट डेवलप हुआ कि बहुत सारे जो मदरसे के स्टूडेंट थे, जिन्होंने मदरसे से पढ़ाई करके यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके थे, जेएनयू, डीयू, जामिया में, तो उनकी थोड़ी-सी हेल्प मिली मुझे। फिर उनकी मदद से मैं भी दिल्ली में आया और फिर दिल्ली से मैंने जामिया से पूरी पढ़ाई की और फिर मुझे लगा कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, जो ट्रेडिशन से हट के हैं। आम तौर से जो एक नॉर्मल बच्चे होते हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं या नॉर्मल स्कूल्स में, तो पर्पज़ होता है कि पढ़ाई करो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, नौकरी ले लो, ठीक है। हमने भी वही ट्रेडिशन फ़ॉलो किया और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी की, कई जगह जॉब भी किया, लेकिन मुझे माइंड में क्लिक किया कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। नौकरी करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी फैमिली चला सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, एक लिमिटेड सैलरी आएगी, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर सकते, जो एक ना समाज में कोई बड़ा बदलाव लेकर के आए। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया चलता कैसे है? इंडिया 2 लोग चलाते हैं। हमारा इंडिया का जो मॉडल है ना, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो पीपीपी मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक तरफ गवर्नमेंट होती है, दूसरी तरफ प्राइवेट होते हैं और दोनों मिल के चलाते हैं। तो पब्लिक में तो नहीं जाना, मुझे नेता तो बनना नहीं था। तो हम क्या कर सकते हैं? एंटरप्रेन्योर बन के हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन कर सकते हैं और इकोनॉमी लेवल पे भी अपने पर्सनल ग्रोथ पे भी हम काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी काम कर सकते हैं और ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसमें रुकावट है ही नहीं कि हमारी लिमिटेड इनकम होगी। ज़िंदगी को सारे सपने पूरे कर सकते हैं पैसा होने के। जो हम चाह रहे हैं कि सोसाइटी में बड़ा बदलाव आना चाहिए ना, तो हमारे पास इतने पैसे भी आ सकते हैं कि हम बदलाव ला सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन था, वह है एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी है, थोड़ा डिफरेंट है। जी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाते हैं अपनी कम्युनिटी के, तो आप मदरसा में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऐड ऑन करेंगे या चेंज करेंगे? बिल्कुल। अ, सबसे पहली चीज़ जो मैं ऐड करने वाला हूँ मदरसा में, कि हर मदरसे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाना चाहिए। ओके। कि एक तो अच्छे से बच्चों को बताना चाहिए कि भाई हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, तो हमारा मुल्क संविधान से चलता है और संविधान में लिखा क्या गया है, उसको अच्छे से पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से रिलीजियस एजुकेशन इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ, कुरान, हदीस, उसी तरह से साइंटिफिक एजुकेशन मैंडेटरी होना चाहिए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ाना चाहिए और बच्चों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होना चाहिए। एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कल को, अगर हमें डिग्री मिल जाती है एक आलिम की, जो नॉर्मली एक आलिम की डिग्री होती है मदरसे में, जिसको मिलने के बाद आप समाज में लीड कर सकते हैं, आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे जा सकते हैं। तो पर्पज़ ये नहीं है कि बस हमें डिग्री मिल गई तो हम सिर्फ एक मदरसे का मौलाना बन सकते हैं या मस्जिद का एक इमाम बन सकते हैं, बल्कि उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम जज बन सकते हैं, हम पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है? ये ऑप्शन होना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा, तो जो आज मुस्लिम समाज में जो प्रॉब्लम्स है ना, गरीबी बहुत ज़्यादा है। आप जाके देखिए कि अगर कम्युनिटी वाइज़ आप देखेंगे ना, लिटरेसी रेट सबसे कम मुस्लिम में है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रेट सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स में है। रीज़न है उनका एजुकेशन मॉडल। गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो माँ-बाप जो है ना बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। एक छोटा-सा तबका है, कह सकते हैं 5% के आसपास जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, वो बच्चों को पढ़ाता है, पैसा खर्च करता है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में भेजता है। 90% जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाते नहीं है, काम पे लगा दिया। कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है और वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में घूम रहे हैं। जो बच्चे मदरसे में जाते हैं तो उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, तो कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो ये सब चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंडिया को अगर हमें ग्रो कराना है ना, इंडिया को हमें डेवलप नेशन बनाना है, तो मल्टीपल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। इस पे भी काम होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की ट्राइबल स्टूडेंट के साथ में और मुझे बड़ा अच्छा फ्यूचर दिख रहा है उनका। तो अगर हर फ्रंट पे हम काम करें, और मुझे लगता है कि जैसे शुरू में आपने पूछा था ना कि एजुकेशन क्या है और किस तरह से हेल्प कर सकता है, तो मुझे लगता है कि दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं ना, उस प्रॉब्लम का जो अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है वो एजुकेशन सिस्टम। वाह! अच्छा, मदरसा की बात होगी। अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इंडिया का जो सिस्टम है एजुकेशन, उसमें क्या बदलाव करेंगे? 3-4 थिंग्स जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बदलाव होना चाहिए। एक तो जो हमारा ट्रेडिशनल करिकुलम है, उसको हमें मॉडर्नाइज़ करना चाहिए, कि जो हमारा मेमोराइज़ेशन वाला सिस्टम है, रटने वाला, रेट रेस के पीछे भाग रहे हैं, मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसको हमें इसका रोल कम करना है। हमें ऐड करना है क्रिटिकल थिंकिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ना रट्टू तोता नहीं बनाएं, हम बच्चों को ना क्वेश्चन पूछने वाला हैबिट डेवलप करें।
नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों पे हम फ़ोकस करें कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, ये बचपन से ही बच्चों को सिखाएँ। हमारे यहाँ बच्चे कमज़ोर क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों को अच्छे से बात करना नहीं आता। बच्चों को डरते हैं वो क्वेश्चन पूछने से। तो ये हमारे शुरू से ही, क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में हो रहे हैं, कुछ मॉडर्न स्कूल्स में हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो बड़ा इंडिया है, वो जाता नहीं है वहाँ पे। तो ये सारे बच्चे जाते कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल में। तो वहाँ बदलाव होना चाहिए। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, टेक्नोलॉजी हम जितना ज़्यादा एड ऑन कर सकते हैं, करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो टेक्नोलॉजी चीज़ों को आसान करता है, समझने में हमें हेल्प करता है, तो हम इस पे ज़्यादा काम करेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम करने का सोच रहे हैं कि रिसेंटली अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था स्कूल के बच्चों के लिए, दैट वाज एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। बच्चों को पढ़ाने का पर्पस सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई करके ना नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। मतलब माइंडसेट ऐसा डेवलप करना है कि अगर नौकरी नहीं मिले तो हम नौकरी क्रिएट करने वाला बने, और ये माइंडसेट स्कूल में तैयार हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऐसा करिकुलम लेकर के आए। जो सारी चीज़ें बताई हमने, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च किया 2020 में, इसको पास कर दिया है, लेकिन Okay. लागू नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमारे कई सारे हर्डल्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो हो नहीं रही हैं। तो अभी इस वक्त ये 4 लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ के नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ना, वो ना हो। वो अगर नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन क्रिएट करो, नौकरी क्रिएट करो। वैसे अभी पिछले 10-12 सालों में इंडिया में एक अच्छा माहौल क्रिएट भी हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का। देखा होगा कि इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब इन द वर्ल्ड। तो चेंज तो हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लेकिन एक बड़े चेंज की ज़रूरत है, तभी प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। बात टेक्नोलॉजी की स्टार्ट हुई है तो हम बात करते हैं एआई की। एआई क्या करने वाला है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, एडटेक में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पे हमें इम्पैक्ट करने जा रहा है। एक तो ये हमें हेल्प करेगा कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसको ईजी करने में, ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड लर्निंग था वो हम आसानी से ईजी तरीके से हम समझ सकते हैं, और क्विक आंसर हमें हेल्प करता है सीखने में। और जो चीज़ आप पहले 4 इयर्स 5 इयर्स में हासिल कर सकते थे, एआई की मदद से आजकल आप घंटों में और हफ्तों में आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो एआई विल बी द गुड टीचर देन द फिजिकल टीचर, ये हो सकता है? टेक्नोलॉजी किसी इंसान को बदल नहीं सकता, यह हकीकत है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक एक टूल होगा जो हमें हेल्प करेगा, लेकिन टीचिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे यहाँ दोनों तरह की क्लासेस होती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। रीज़न क्या है कि जब बच्चा 2 घंटे के लिए क्लास में आता है ना, तो वो इमोशनली अटैच होता है टीचर से, और उसमें वो फीलिंग आती है जो गुरु दक्षिणा वाली, कि गुरु और शिष्य बैठे हुए हैं और दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, बॉन्डेशन है। ऑनलाइन में ऐसा क्या होता है टेक्नोलॉजी में कि उधर टीचर लाइव क्लासेस ले रहा है, बच्चा इधर खाना भी खा रहा है, चैटिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जो कनेक्शन बनना चाहिए, जो इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो टेक्नोलॉजी जितना भी अपग्रेड कर जाए, टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, टीचर का वैल्यू खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत मददगार साबित हो सकता है, और हो रहा है। हम लोग उसको यूज़ करते हैं एड ऑन के तौर पे, एक पॉजिटिविटी की तरीके की तरफ हम लेके जा रहे हैं और सोच रहे हैं उसको। मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा एआई पे, क्योंकि I'm a AI entrepreneur kind of, you can say. So एआई क्या है कि फ्यूचर में पर्सनलाइज टच बहुत स्ट्रॉन्ग देगा। अभी एआई डेफिनेटली ह्यूमन को तो रिप्लेस नहीं करेगा, इट्स अ गुड सर्वेंट ऑफ द ह्यूमन, बट समहाउ जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी कोई क्वेरी है, सेम क्वेरी आपकी है, सेम क्वेरी मेरी, अगर हम दोनों स्टूडेंट हैं, तो एआई उसको मुझे डिफरेंट एंगल से समझाएगा मेरे अकॉर्डिंग, और आपको आपके अकॉर्डिंग समझाएगा जितना वो आपको जानता है। आप अगर चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, अगर आप चैट जीपीटी को अपने बारे में पूछेंगे, हाय चैट जीपीटी टेल मी अबाउट माई सेल्फ, कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, वो आपको पूरा समझा देगा आपके बारे में, एंड यू विल शॉक्ड, राइट? सेम अगर वो ट्यूटर बनेगा हमारा, तो हम बोलेंगे उसको मुझे ये डाउट क्लियर कर, अमिताभ बच्चन बन के कर या शाहरुख खान बन के कर। सो दैट इज अ फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन टेक। अभी टेक में खाली डेवलपमेंट था, अब जब टेक में एआई आएगा, सो बच्चों को बहुत हेल्प होने वाली है, एंड द कॉस्ट ही वेरी करेगी, मीन्स समहाउ इट्स वेरी चीपर, इकोनॉमिकल फॉर द everyone, but it's very supportive for the student. So this is add-on point from my side for the AI. बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। So ये एक अच्छा
टीचर बन सकता है, पर्सनल ट्यूटर बन सकता है, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है, यूएस में पॉसिबल नहीं है पर्सनल ट्यूटर हायर करना। जी, जी, बिल्कुल। इंडिया में तो बिल्कुल ही मुश्किल है, बट पर्सनल ट्यूटर मिल सकता है बच्चों को इन शॉर्ट फ्यूचर। दैट विल वेरी गुड, क्योंकि एंड ऑफ द डे एजुकेशन का मतलब जैसे बोलते हैं कि पढ़ना नहीं है, सीखना है। सीखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं सपोज, जी। तो हम कॉर्पोरेट में जो जिनकी हायरिंग करते हैं एमबीए स्टूडेंट की, चाहे वो टॉप 10 एमबीए कॉलेज से स्टूडेंट आए हों, उनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है उनको। 3 साल उनको ग्रेजुएट ट्रेनिंग रखना पड़ता है, उनको कल्चर सिखाया जाता है कि काम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ईमेल कैसे करते हैं, तो उनको उस कल्चर में ढालने के लिए उनको 3 साल लगते हैं। अगर यही सारी चीज़ अगर हम स्टूडेंट को इनके करिकुलम में डाल दिया जाए, जैसे आपने बोला लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली होने चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, तो एक राइट मटेरियल इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाए। सो दैट्स इट। एनीवे, तो मुझे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लगा। इसमें मुझे थोड़ा ये जानना है कि टायर 2 सिटी में आप क्या काम कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि अभी क्या था कि एक टाइम था जहाँ पे बच्चों को अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना हो, अपने ड्रीम जॉब को हासिल करना हो, तो वो टायर 1 सिटी में आते थे, दिल्ली हो गया या जो कोटा जैसी जगह पे आते थे। आजकल टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ डेवलप हो चुके हैं, वहाँ प्लेटफॉर्म हो चुके हैं। तो वहाँ पे हम लोग फोकस जो कर रहे हैं कि रीजनल लेवल पे उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको हम कैसे टीच कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि एआई में आजकल पर्सनलाइज्ड टीचिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसको क्यों ना हम ऑफलाइन में भी लेके आ सकते हैं। क्योंकि अब अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे ट्राइबल स्टूडेंट रहता है तो उसकी नीड अलग है, उसका लैंग्वेज अलग है। असम में जो स्टूडेंट रहता है वो असमीज बोलता है, उसका रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको टीचर उस हिसाब से पढ़ाए। वो दिल्ली में जब पढ़ने के लिए आता है तो टीचर इंग्लिश में ही सारा लेक्चर दे रहा होता है, यस। और एग्जाम्पल भी सारा वही होता है। जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला, छोटे शहर से बिलोंग करने वाला जब दिल्ली में क्लास करते हैं तो उसको 100% समझ में नहीं आता। लेकिन अगर वह चीज़ें हम अरुणाचल में दे रहे हैं, गुवाहाटी में दे रहे हैं, पटना में दे रहे हैं, और उनके रिक्वायरमेंट को हम समझ रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड को, इनको इन्वायरमेंट को समझ के एग्जाम्पल देते हैं, पढ़ाते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वैसा करिकुलम हम डिज़ाइन करते हैं, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो ये चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसका हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। वेरी नाइस। हाँ, बाकी आपकी जर्नी से आई एम वेरी इंस्पायर्ड। आपने मदरसा स्टार्ट करा, एंड मदरसा, और थोड़ा आप बताइए कि मदरसा, गुरुकुल और काइंड ऑफ स्कूल्स जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है ना, एक तो मदरसा एजुकेशन सिस्टम दैट इज़ वेरी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, और जो स्कूल हमारा जो एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के तौर पे इमर्ज हुआ ब्रिटिश के टाइम पे ही। तो मदरसा एजुकेशन सिस्टम जो है एक हॉस्टल टाइप की सिस्टम होता है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, 24/7 वहीं रहते हैं, और एजुकेशन के साथ साथ उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। उनका 24 आवर रेगुलेटेड होता है कि मॉर्निंग में उनको कैसे प्रेयर करना है, ब्रेकफास्ट कब करना है, क्लासेस कब करनी है, फिर खाना कब खाना है, कब उसे सोना है। तो मदरसा एजुकेशन सिस्टम में आपको एक डिसिप्लिन लाइफ देता है। आमतौर से जो हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स रहते हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो मेनली फोकस होता है कि जो क्लास का ड्यूरेशन होता है, मॉर्निंग 7 to 1 या 8 to 2, तो उसमें फोकस कर रहे होते हैं, उसी में रेगुलेट करते हैं। बाकी बच्चे घर आकर के फिर जो भी करना होता है, कोचिंग करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो इसमें मदरसे में पूरा प्रॉपर एक डिसिप्लिन के दायरे में रह करके सुबह से शाम तक रेगुलेटेड होता है, और वहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नॉलेज के साथ साथ आपका कैरेक्टर बिल्डिंग, कि आपको एजुकेशन का वैल्यू क्या है, समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं, और एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए, और पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई जिसकी वजह से निगेटिविटी फैलाई गई और लोगों ने उसका निगेटिव इमेज क्रिएट किया। वरना इन जनरल जाकर देखें तो बड़े बड़े लीडर्स हमारे मदरसे में एजुकेशन हासिल किया है, और उसके कई एग्जाम्पल्स हैं। राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, उन्होंने स्कूलिंग मदरसा एजुकेशन सिस्टम से किया था। तो मदरसा आपको डिसिप्लिन सिखाता है, हार्ड वर्किंग सिखाता है, टफ सिचुएशन में ज़िंदगी जीना सिखाता है। ये मुझे बहुत हेल्प किया जब मैं दिल्ली में आया, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं था फैमिली की तरफ से भी, या कुछ सोशल ऐसा कुछ। तो एक टफ सिचुएशन में कैसे रहना है, कम में कैसे सर्वाइव करना है, और फिर ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, ये मदरसे का बैकअप बहुत हेल्प करता है, और इसने मुझे भी हेल्प किया। मोटा मोटा क्या है कि एक्चुअली इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में साउथ है, वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है, और दूसरी तरफ यूपी बिहार,
तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं और उसमें क्या सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं पटना बिहार के लिए? देखिए, मेरा तो ओरिजिन बिहार से है, तो आई नो वेरी वेल कि वहाँ पे भी बिहार की कंडीशन ये है कि सबसे ज़्यादा इलिटरेसी पूरे इंडिया में बिहार पे है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में है, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी बिहार में है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले सिविल सर्विसेज वगैरह बिहार के हैं, आईटी में जाने वाले सब बिहार के हैं। तो ये कैसे हो रहा है? रीज़न बहुत सारे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है और जो बिहार की मानसिकता है, वो बिहार को आगे नहीं बढ़ने देती। क्या होता है कि एक बच्चा जो बिहार से निकल के बाहर आता है पढ़ाई करने के लिए, तो वह बड़े जॉब हासिल कर लेता अपनी मेहनत से और वापस बिहार नहीं जाता। तो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ना, जो आईएएस बन गए या क्या कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए, अच्छे पोस्ट पे चले गए, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वापस वो बिहार नहीं जाता। तो बिहार को जो जहाँ छोड़ के आया था ना, वहीं है वो बिहार। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की मेंटालिटी, बिहार के स्टूडेंट्स के अंदर सबसे बड़ी मेंटालिटी है सरकारी नौकरी। सबको नौकर बनना है, कोई मालिक बनने का नहीं सोचता। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब तक ये नौकर वाला एटीट्यूड रहेगा ना, बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हर किसी का पढ़ाई करने का पर्पस क्या है? नौकरी लेना है। तो जब तक इसी पर्पस वो नौकरी के लिए पढ़ाई करेगा, तो वो कहाँ से वो एटीट्यूड डेवलप होगा? इसी वजह से बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शंस बहुत कम हैं। लोग एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम है वहाँ पे, नौकरी देने वाले कम हैं। और तीसरा बड़ा फैक्टर होता है कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, गुंडागर्दी, दबंगई, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाहुबली टाइप के लोग ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो माइंडसेट डेवलप नहीं होता। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इस वजह से वहाँ पे नौकर ज़्यादा पैदा होते हैं, मालिक कम पैदा होते हैं, तो गरीब से गरीबी बढ़ती जाती है। जिसके भी थोड़ा सा हालात अच्छे हो तो वो एरिया छोड़ के बाहर निकल जाता है। ऐसे ही इंडिया में बाहर के दूसरे सेक्टर्स में ऐसे ही है, दूसरे स्टेट्स में भी। लेकिन जो स्टेट एडवांस हो चुके हैं, जैसे केरला हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा होता है, एजुकेशन में सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो वो फुल फ्लेज तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो कट भी कर सकते, कोई नहीं, वो मैं भी मेंटली रेडी नहीं होता अभी। हाँ, चलिए क्लोजिंग रखते हैं हम। तो आज हमने बात करी अरुणाचल के फाउंडर शमशाद आदम जी से। बहुत सारी हमने चर्चा करी, एजुकेशन के बारे में समझा, एजुकेशन के पिलर के बारे में समझा, बेसिक एजुकेशन मदरसा गुरुकुल के बारे में समझा। और जितने भी ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, सो उनको काफ़ी आज हेल्प मिली होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए कि दृढ़ता से खड़े रहना किसी भी कंडीशन में। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें यही सिखाता है। 5 साल से जो ये कड़ी तपस्या कर रहे हैं, और उस तपस्या के बाद जो इनके रिजल्ट्स हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनसे संपर्क करें और इनकी कंपनी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।